क्रिकेट के बाद दिल्ली पॉलिटिक्स की पिच पर उतरते हैं। क्रिकेट के मैदान में कुछ रेखा और घेरे होते हैं, अगर उसे आप क्रॉस करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी बॉलिंग करते हुए। अगर गेंदबाज का पैर सफेद रेखा क्रॉस कर दे तो उसे नो बॉल हो जाती है, और अगर बल्लेबाज बाउंड्री वाली लाइन के पार गेंद पहुंचा दे तो चौका छक्का हो जाता है। अगर वो अपनी क्रीज की रेखा पार कर जाए तो स्टंप भी हो जाता है, रनआउट भी हो जाता है, अगर रेखा तक ना पहुंच पाए तो। लेकिन ठीक क्रिकेट ग्राउंड की तरह आज दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल रेखा खींच दी गई है। अब तक आपने डूरंड रेखा, रेड क्लिक रेखा या नियंत्रण रेखा के बारे में सुना होगा, लेकिन दिल्ली की नई सीएम ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली रेखा खींच दी, और वो भी मुफ्त में। केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली ये रेखा क्या है और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसे हम आपको आगे डिकोड करके परत दर पर बताएंगे। पहले जरा रामलीला मैदान में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी वाली भव्यता, कलर्स ऑफ विक्ट्री देख लीजिए। यह देखिए जरा, खचाखच भरे रामलीला मैदान में तय समय पर दोपहर 12:30 बजे बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली। वो दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा शामिल रहे। उनके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही दोपहर 3:30 बजे रेखा गुप्ता ने सीएम दफ्तर जाकर कार्यभार संभाल लिया। मंत्रियों के विभागों का आज ही बंटवारा कर दिया गया। सचिवालय में मंत्रियों के कमरे भी अलॉट हो चुके हैं, यानी मंत्रिमंडल की बैठक से पहले ही ये सारे काम निपटा दिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह, वित्त, विजिलेंस और योजना विभाग रहेंगे। परवेश वर्मा को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्रालय दिए गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा स्वास्थ्य, शहरी विकास और उद्योग विभाग संभालेंगे। रविंद्र इंद्राज समाज कल्याण, SC/ST मामले और श्रम विभाग देखेंगे। जल, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जिम्मा कपिल मिश्रा को सौंपा गया है। आशीष सूद के हिस्से में राजस्व, पर्यावरण के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आए। तो वहीं पंकज कुमार सिंह को कानून, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और हाउसिंग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले शाम 7 बजे रेखा कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। आगे का एजेंडा तय किया गया है। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला यह कि विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और दूसरा आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। इससे पहले नई सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना आरती में भी हिस्सा लिया। कुल मिलाकर दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के लिए आज का कार्यक्रम व्यस्तताओं से भरा था। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूँ। एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से ये डिमांड है, 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको कैबिनेट में पास किया जाए। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार के लिए चुनौतियां भी कम नहीं होने वाली हैं। संकल्प पत्र पार्टी ने जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा भी करने हैं और परफॉर्म करके भी दिखाना है। आपको रेखा गुप्ता की वो 5 चुनौतियां बताते हैं जो चुनाव में भी छाए रहे थे। आने वाले दिनों में विपक्ष भी उन्हें इन्हीं मुद्दों पर घेरता दिख सकता है। पहला और प्रमुख चैलेंज है महिलाओं को 2500 रुपए का मासिक, जो 2500 रुपए मासिक देने का जो वादा किया है, मंथली 2500 रुपए।
ये घोषणा आम आदमी पार्टी के 2100 रुपए वाले वादे के जवाब में किया गया। दूसरी बड़ी चुनौती आप सरकार में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना है, जिसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का कनेक्शन और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। तीसरी चुनौती मैली यमुना को साफ करना है। हालांकि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। राजधानी के प्रदूषण गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे मुक्ति दिलाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा खराब होती सड़कों और सीवेज सिस्टम को सुधारने का दबाव होगा। खराब बुनियादी ढांचा मतदाताओं की एक बड़ी चिंता रही है। इसके अलावा कूड़े का जो पहाड़ है उसको खत्म करना, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में नहीं हो पा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लागू करना, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरू में उठाया था, आखिर नई सीएम ने केजरीवाल के लिए मुसीबतों वाली रेखा कैसे खींच दी है। इसे समझते हैं। हुआ यह कि शपथ लेने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। हमने आपको यह बयान भी सुनाया। इस बयान में साफ संकेत हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार की फाइलें खुलने वाली हैं। अगर आरोपों के आधार पर देखें तो शराब घोटाला बड़ा मुद्दा रहा है। इस केस में केजरीवाल समेत आपके बड़े नेता जेल जा चुके हैं। केजरीवाल के आवास को शीश महल बताकर उसे करप्शन से जोड़ा गया है। सीएजी की रिपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी पर हॉस्पिटल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मोहल्ला क्लीनिंग में कथित स्कैम का आरोप है, जिसमें फर्जी टेस्ट कराने के नाम पर करोड़ों के घोटाले का दावा है। स्कूलों में क्लासरूम निर्माण के नाम पर 1300 करोड़ के स्कैम का आरोप है। इन मुद्दों पर बीजेपी लंबे वक्त से केजरीवाल एंड कंपनी को घेरती रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खुद को भ्रष्टाचार विरोधी ब्रिगेड का ब्रांड एम्बेसडर बताने वाले केजरीवाल के लिए कानूनी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, क्योंकि वहां से ट्रंप ने भारत के लिए एक ऐसी रकम का विस्फोट किया है जिसके कारण दिल्ली की सियासत में हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में नया राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच नए सियासी शोले भड़क उठे। लेकिन भारतीय राजनीति में वाया ट्रंप आग लगाने वाली ये पूरी खबर जानने से पहले आप टीवी स्क्रीन पर ये पूरी कीमत देखिए। रुको जरा, अवाया नंबर। ये कुल 182 करोड़ रुपए हैं। 182 करोड़ डॉलर में कन्वर्ट करें तो 21 मिलियन डॉलर। 21 मिलियन डॉलर फंड है ये, फंड। और ट्रंप का गंभीर आरोप है कि अमेरिका में पहले की सरकार ने यूएस एड के नाम पर इस फंड का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में दखल के लिए किया था। इस फंड के जरिए भारत में किसी और को सत्ता दिलाने की कोशिश की थी। ट्रंप के शब्दों में कहें तो यह एक बहुत बड़ा खुलासा है, जिसके बारे में वो जल्द ही मोदी सरकार से बात भी करने वाले हैं। तो आपको बिना देर किए उनके ये बयान शब्दशः सुना देते हैं, फिर इस आरोप से जुड़े कुछ सवालों को भी आपके सामने रखेंगे। आपने ट्रंप का यह स्टेटमेंट सुना। ट्रंप एक तीर से कई निशाने लगा लेते हैं। उन्होंने यूएस एड पर निशाना लगाया, उन्होंने इन दोनों पर निशाना लगाया और उन्होंने बहुत कुछ किया। देखते जाइए हम क्या क्या बताते हैं आपको। अब यहां आपके मन में कुछ वाजिब सवाल भी उठेगा। ट्रंप अमेरिका की पहले की सरकार पर यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या अमेरिकी सरकार ने यूएस एड के जरिए मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की साजिश रची? वो कौन लोग थे जो यूएस एड से पैसे लेकर भारत में अपने मन मुताबिक सरकार बनवाना चाहते थे? तो हम आपको इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से और सरल शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अमेरिका का ये यूएस एड क्या है, भारत के चुनावी प्रक्रिया से इसका क्या कनेक्शन है, और अमेरिका में यह कथित खुलासा पहली बार कब हुआ। अमेरिका यूएस एड के नाम पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को बरसों से आर्थिक मदद दे रहा है। इन देशों को अमेरिका से स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव सुधार जैसे कार्यक्रम में मदद के नाम पर फंडिंग होती थी। भारत को यूएस एड के नाम पर जो मदद दी गई वो वोटर टर्नआउट के लिए थी। वोटर टर्नआउट के लिए भारत को मदद मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दी गई थी। इसके तहत वर्ष 2014 के चुनाव में जनवरी से लेकर मई के बीच तक अमेरिका ने भारत में कुल 182 करोड़ रुपए दिए थे। इसकी मदद से भारत में मतदान बढ़ाने वाला अभियान चलाया गया था और यह पैसा अमेरिका की संस्था यूएसएड द्वारा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी सेप्स के जरिए दिया गया था। इससे समझ में आता है कि अमेरिका किस तरह से चुनावों में दखल देने के लिए मदद के नाम पर फंडिंग करता है और ये कोई एक वर्ष की
या एक सरकार की बात नहीं है, यह अमेरिका के चुनावी फंड नीति का हिस्सा है। वैसे यूएस एड का जॉर्ज सोरोस से भी क्या कोई कनेक्शन है? सोचिए, गूगल करके देखिए। सवाल यह है कि अचानक यूएस एड की भारत में इतनी चर्चा क्यों होने लगी और यूएस एड की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? इसका जवाब है ट्रंप सरकार में बनाया गया एक नया विभाग जिसका नाम है डॉज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क लीड कर रहे हैं। इस विभाग को बनाए जाने के पीछे का मकसद यह है कि अमेरिका कहां पर अपने खर्चों में कटौती कर सकता है। यह विभाग इस समय इसी से जुड़ी फाइलें खोज कर निकाल रहा है और इस प्रोसेस के तहत दुनिया भर में दी जाने वाली यूएस एड को एक एक करके बंद करता जा रहा है। भारत को मिली मदद पर के बारे में डॉज ने पहली बार 16 फरवरी को सार्वजनिक तौर पर बताया था कि भारत को अमेरिका से $21 मिलियन का यूएस एड मिला है। यह ट्रांजैक्शन 2014 का है, लेकिन बात इस एक ट्रांजैक्शन से बहुत बड़ी है। ट्रंप ने अब डॉज की इसी बात को खुलासे की तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया है कि पहले की सरकार इस पैसे से भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहती थी। अब यह देखते हैं कि यूएस एड के लिए अमेरिका से भारत का यह समझौता कब हुआ था। इससे जुड़ी एक तस्वीर 2012 की इस तस्वीर में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, करार वाली इस फाइल का आदान प्रदान द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES के चेयरमैन विलियम स्वीनी के साथ करते दिख रहे हैं। यानी यहां पर अब एक और संस्था IFES की एंट्री हो चुकी है। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है। इसे मुख्य तौर पर यूएस एड से आर्थिक मदद मिलती है और भारत के चुनाव आयोग से इस संस्था के करार के पीछे की वजह यह है कि अमेरिका से यह यूएस एड भारत को डायरेक्ट नहीं मिली थी, बल्कि यह पैसा पहले कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी सेप्स को दिया गया। बाद में यह ऑर्गेनाइजेशन 3 अन्य संस्थान के साथ मिलकर चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए काम करती है। इनमें 3 संस्थान हैं: इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम और IFES ने ही चुनाव आयोग से 2012 में समझौता किया था। वैसे दावा यह भी है कि सिर्फ 2014 ही नहीं बल्कि 2019 के चुनावों के दौरान भी अमेरिका ने सेप्स को फंड दिया था। सेप्स ने इस फंड को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें बड़ा हिस्सा IFES को, 2 छोटे हिस्से IRI और NDI को दिए गए और यह सब तब हुआ जब चुनाव शुरू होने वाला था। फंड करने की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। 2014 में भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए। खास बात यह है कि यह फंडिंग सिर्फ शुरुआत के उन 5 महीनों में हुई जब चुनाव हो रहे थे, यानी जनवरी और मई के बीच। इसके बाद फंडिंग में 83% की गिरावट आ गई। ये पैटर्न 2019 में भी दोहराया गया, जिसमें 4200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने FCRA उल्लंघनों का हवाला देते हुए कुछ हिस्से इसके रोक दिए थे। अब चूंकि ये पूरा मामला 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी से जुड़ा रहा है, तो उन्होंने भी इस पर अपना पक्ष रखा और इन आरोपों का खंडन किया। एसवाई कुरैशी ने जवाब बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के बयान पर दिया। अमित मालवीय ने कहा कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक MOU साइन किया था। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है और इस संस्था को मुख्य तौर पर यूएस एड से आर्थिक मदद मिलती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर इसी बहाने भारतीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगा दिया। लेकिन ट्रंप के नए आरोप के बाद यह पूरा मामला अब किस तरह से भारत में राजनीतिक रंग ले चुका है, आप खुद देखिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. आया है तो उसके बारे में कुरैशी जी ने इसके बारे में जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। तो भारत सरकार इसकी जांच करे
कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हम तो सत्ता में नहीं है, 12 साल 13 साल पुरानी बात है, तो उस चीज को जांच करें और देखें, और जो दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है, हमें तो ना बताएं। इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते थे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से आए। और मैं समझता हूँ जो बाइडेन एक डेमोक्रेट थे और इसीलिए वो ये नहीं चाहते होंगे जो किसी और देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर किया जाए। वैसे भारत के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिस विदेशी फंड के इस्तेमाल होने के संकेत दे रहे हैं, उसके संकेत पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कई बार दिए। उन्होंने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें फिर से सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं। 14 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। अगली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप कल सुबह जिम जाने वाले हैं तो इसे और ध्यान से देखिएगा। उस खबर का जिक्र जो वेट लिफ्टिंग करने वालों की फिक्र बढ़ाने वाली है। अगर आप जिम में जाकर वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते वक्त एक 17 साल की पावर लिफ्टर उनकी मौत हो गई। यष्टिका आचार्य की मौत हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त यष्टिका के कोच और बाकी कुछ लोग भी उसके साथ थे। यष्टिका ने 270 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की और उस कोशिश में उसकी जान चली गई। इस घटना में बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है और एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे जो वजह बताई है वो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। मगर उससे पहले विस्तार से ये जान लीजिए कि नेशनल चैंपियन के साथ आखिर हुआ क्या था। दरअसल 17 साल की यष्टिका एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थी और कई पदक भी जीत चुकी थी। वो रोज की तरह जिम में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 270 किलो वजन उठाने की कोशिश की। तब अचानक यष्टिका का संतुलन बिगड़ा और 270 किलो की रॉड मतलब वजन के साथ उनकी गर्दन पर गिर गई। ये सब इतना तेजी से हुआ कि ना तो वहां मौजूद ट्रेनर उन्हें संभाल पाया और ना ही यष्टिका के साथी जिम में वजन उठाते हुए एक युवा पावर लिफ्टर की मौत जो है वो तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। लेकिन इस हादसे के साथ कुछ हैवी वेट सवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या यष्टिका ने क्षमता से ज़्यादा वजन उठाया? दूसरा सवाल, क्या वजन उठाते हुए सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया? क्या इस दौरान सुरक्षा में किसी तरह की चूक भी हुई? वैसे अभी तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यष्टिका के साथ हुए हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स इसके कुछ कारण बता रहे हैं। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को।
जो कारण बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक वजन वाला रॉड जिस बाबल या रैक पर रखा होता है उसकी ऊंचाई यष्टिका की लंबाई से ज्यादा थी, जिस वजह से वजन उठाने के लिए उन्हें पंजों से ऊपर उठना पड़ा और हो सकता है कि अचानक 270 किलोग्राम का वजन उनके पंजों पर आ गया। वीडियो के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि यष्टिका जहां खड़ी थी वहां रबर मैट था, जिसकी वजह से उनका सही संतुलन नहीं बन पाया। इसके अलावा ऐसे भी दावे हैं कि कोच वजन को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाए। उनके साथ ही वेट लिफ्टर भी वजन को सही बैलेंस नहीं कर सके। वैसे अभी तक कोई भी साफ वजह नहीं पता चली है। ये सब कुछ हादसे के वीडियो के आधार पर एक्सपर्ट्स की राय है। सिर्फ 15 सेकंड में क्या कुछ हो गया ये वहां मौजूद लोग ही बेहतर बता सकते हैं। इतना जरूर है कि इस घटना ने उन जिन प्रेमियों के लिए अलार्म बजा दिया है जो जिम में वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं। इस मामले में वेट लिफ्टिंग करते हुए क्या क्या गड़बड़ हुई और किस तरह सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम आपको 120 सेकंड का ये डेमो दिखाते हैं। 1 2 3 अप। यष्टिका आचार्य सिर्फ 17 साल की थी। वो देश की उभरती हुई वेट लिफ्टर थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यष्टिका की मौत हो गई। ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो वेट रखा हुआ है ये 270 केजी का है। 25 केजी की 3 प्लेट है, 20 केजी की ये है, ये 15 केजी की, 10 केजी की, 20 केजी का ये बारबल है। सेम वेट हमने यहाँ पे लिया है डेमो के लिए। उन्होंने जो मैट रखा था ये मैट नहीं होना चाहिए। ये मैट कभी भी निकाल देना है हमें, क्योंकि इससे डिसबैलेंस हो सकता है। प्लेटफॉर्म हमें एकदम प्लेन होना चाहिए और ये बारबल जो है इधर होना चाहिए बैक के ऊपर। और वेट लिफ्टर जो सपोर्टर होते हैं हमारा इनका ये कॉम्बिनेशन होता है कि भाई पुश करो, होल्ड करो, और हमारा सपोर्ट में ऐसा जो वो कोच दे रहे थे सपोर्ट वो रॉन्ग दिया गया है। ये कलाई को सपोर्ट इस तरीके से किया जाता है। तो पहला खुद की जान बचाओ, उसके बाद इतना ईगो लिफ्टिंग करो। और जब तुम इतना हैवी लिफ्ट श्योर हो, पहले तुमको श्योर होना चाहिए 100% कि मैं इतना वेट लिफ्ट करके मैं उठा सकती हूँ। तुमने इतना वेट उठा करके पीछे खड़े नहीं हो सके हो तो तुम एक भी सेट मार कैसे पाओगे। पहला तो हमको उठा करके स्टैंड पे खड़े होना ज़रूरी है। उन्होंने जस्ट तुरंत उठाया और पीछे खड़े भी नहीं हुआ और उनका डिसबैलेंस हो गया बॉडी का। सबसे सही तरीका होता है स्क्वाट परफॉर्म करने का कि आप एक ऐसा वेट यूज़ करो जिसको आप इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। देन इन केस कभी ऐसा होता है कि आप हैवी वेट की तरफ जा रहे हैं तो ट्राई करें कि आपके पीछे हमेशा एक सपोर्टर स्टैंड रहे। और दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है स्क्वाट परफॉर्म करने में कि जो बार है वो कुछ लोग अक्सर अपने सर्वाइकल बोन के ऊपर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइकल हमारा गया होता है, देन उसमें क्या नर्व प्रेस होता है जिसकी वजह से डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत दुखद है, हमारी कॉन्डोलेंसेज है उनकी फैमिली के साथ।